बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तार काज़मी। आगे कुआं पीछे खाई और दरमियान में पीटीआई। हाँ साहब फंस गए हैं, ट्रैप हो गए हैं, या हाँ साहब कामयाब हो गए हैं। हाँ साहब लॉन्ग मार्च लेकर निकले, लेकिन उनका साथ पूरे पाकिस्तान में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने दिया, और अब वो इस्लामाबाद के डी चौक में पहुंच चुके हैं, जिसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था। सुप्रीम कोर्ट ने खास साहब से कहा था कि वो H9 में जलसा कर लें, डी चौक में जलसे की इजाज़त नहीं है। और खास साहब जो धरना या लॉन्ग मार्च करने का प्रोग्राम बना कर आए थे, उसको उन्होंने जलसे में तब्दील करने की दरख्वास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट में उनके लोग गए थे और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि आप जाएं और जाकर हुकूमत के साथ मुज़ाकरत करें और हुकूमत उन्हें जलसा गाह के लिए जगह फराहम करे। तो हुकूमत ने जगह फराहम कर दी और ये तय पा गया कि तहरीक इंसाफ H9 में जलसा करेगी, उससे आगे दाएँ बाएँ लेफ़्ट राइट नहीं होगी, और उसके लिए उन्हें हुकूमत से मुआहिदा करना होगा। लेकिन खास साहब से गलती हो गई, खास साहब ट्रैप हो गए, क्योंकि खास साहब ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया और वो डी चौक चले गए। क्या यही वो ट्रैप है? क्योंकि खास साहब तौहीन अदालत कर चुके हैं और अब हुकूमत और उसके लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करे, क्योंकि अदालत उज़्मा की तरफ से जो पीटीआई ने अदालत उज़्मा के साथ जो वादे किए, कोर्ट के अंदर जाकर जो कमिटमेंट दी, और उससे पीटीआई जो है वो बैकआउट कर गई है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये तासुर बढ़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने खास साहब को सेफ एग्जिट दिया है, और उन्होंने एग्जेक्टिव के तमाम फैसलों को, जिसमें एग्जेक्टिव ने सारा दिन कल तहरीक इंसाफ को एंगेज रखा, और तहरीक इंसाफ उस तरह अपनी पावर शो नहीं कर सकी जिस तरह वो करने का इरादा रखती थी, जिसका वो ऐलान कर रही थी। तो अब खास साहब के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होगी, उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में उन्हें इलेक्शन की डेट लेकर देगी। यानी सुप्रीम कोर्ट पर यह भी इल्ज़ाम लग रहा है, लोग ये भी कह रहे हैं, कहने वाले कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खास साहब के लिए सहूलतकारी के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि दूसरी तरफ एक स्कूल ऑफ थाट ये भी कह रहा है कि खास साहब ट्रैप में फंस गया, क्योंकि वो तौहीन अदालत कर चुके हैं और तौहीन अदालत के जुर्म में उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और बल्कि उनकी पूरी जमात के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। तो इस पर अब हुकूमत के लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही इस्लामाबाद में उनको एंट्री की इजाज़त दी गई, और उसके बाद इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो तारीख़ ने अपनी आंखों में देखा। रात भर इस्लामाबाद के अंदर शेलिंग होती रही, आंसू गैस के शेल बरसाए जाते रहे, और पूरा इस्लामाबाद शेलिंग के असरात में रहा, पथराव हुआ, लोगों को मारा पीटा गया, लाठी चार्ज हुआ, तो बहुत कुछ हुआ। इस्लामाबाद का डी चौक रात भर मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। जो बलवाई हैं, बलवाई कह लें, क्योंकि जिन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने दरख्त जला दिए, यानी उनके हाथ जो लगा उन्होंने उस इमलाक को तहस नहस कर दिया, और मिशन ये था कि वो डी चौक तक जाएंगे। अगर अदालत के हुक्म पर खास साहब अमल करते तो फिर खास साहब H9 जाते और लोग डी चौक का रुख ना करते, क्योंकि डी चौक के तरफ पुलिस ने बहुत ज़्यादा रुकावटें खड़ी की हुई थी और उसको पूरा कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, उसको पूरा महफूज किया हुआ था। तो उन रुकावटों को हटाने के लिए जिस तरह फिर तहरीक इंसाफ के लोग डी चौक की तरफ अटैक किया उन्होंने, और वो पल पड़े, उसके बाद फिर यही कुछ होना था कि पुलिस ने रोकने के लिए शेलिंग की, और उस पर फिर ख़वातीन बच्चे जो भी थे वो मुतासर हुए और सख्त नुकसान पहुंचा। तो रात भर जो कुछ हुआ, उसके बाद फिर इस्लामाबाद को फ़ौज के हवाले कर दिया गया, यानी रेड जोन की सिक्योरिटी, अहम इमारतों की सिक्योरिटी वो फ़ौज के हवाले कर दी गई है। अब अगर लोग वायलेट करते हैं, डी चौक से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो फिर रेड जोन में दाखिल होते हैं, और रेड जोन में फ़ौज खड़ी है। तो अब फ़ौज और अदलिया ये दो बड़े इदारे हैं जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोगों के सामने हैं। अब इस पे वो उनको फैसिलिटेट करते हैं या फिर उनको ग्रिल करते हैं या उनको पकड़ते हैं, ये है क्वेश्चन इस वक्त, और ये बताएगा कि एक्चुअल सूरत हाल क्या है। यानी कहानी इससे खुलेगी कि खास साहब पाँव मारा है या खास साहब किसी मुश्किल में फंस गए हैं, क्योंकि अभी तक तो ये तासुर है कि खास साहब को बड़ी फैसिलिटी मिल रही है और बड़ी सहूलतें मिल रही हैं, अदलिया भी उनको सहूलत दे रही है और जज भी उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं।
तो अब ये तासुर किसने दूर करना है? ये कोर्ट ने दूर करना है। आज कोर्ट ने दोबारा बैठना है। आज उस 3 रुकनी बेंच ने जिसकी सरबराही जस्टिस एजाजुल एहसन कर रहे हैं, उन्होंने बैठना है और उन्होंने अपने दिए हुए फैसले पे देखना है कि उस पर अमल हुआ है कि नहीं हुआ, और उन फैसले को जिसकी खिलाफ वर्जी की उसके खिलाफ अदालत ने कोई कार्रवाई करनी है या नहीं करनी, या फिर लाडले को छੱਡ देना है। तो अब ये कहानी जो है ना वो दो तरफा हो गई है। लेकिन ज़्यादा गुमान ये है कि खान साहब के साथ फिर हाथ हो गया है और खान साहब फंस गए, क्योंकि अदालत के हुक्म की अगर खिलाफ वर्जी हुई है तो फिर उसकी सज़ा तो उन्हें मिलनी ही है। और फिर लेकिन अगर अदालत उन्हें सज़ा नहीं देती तो फिर अदालत एक्सपोज हो जाती है कि अदालत ने वाकई सहूलतकारी की है और उनको इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी है। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान ने ये बयान दिया है कि जो एग्जेक्टिव ने किए थे यानी फ़ैसले, उन फ़ैसलों को अमन और अमान बरकरार रखने के लिए जो एग्जेक्टिव ने फ़ैसले किए थे, उन फ़ैसलों को उस पॉलिसी को अदालत ने अपने फ़ैसले से गैर मौसर कर दिया है, जिससे अदालत की तरफ से अब ये तासर पैदा हो गया कि उन्होंने सहूलतकारी की है। इस पर अदालत को अपनी पोजीशन वाज़ह करना होगी। यानी हुकूमत के लोग अब अदालत से ये रिक्वेस्ट करें कि वो अपनी पोजीशन वाज़ह करे। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, इस्लामाबाद से पहले जो कुछ हो रहा था, इस्लामाबाद यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सूरत हाल कुछ और थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सूरत हाल कुछ और थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले लोग लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे थे, तो जो खैबर पख्तूनख्वा से लोग निकले वो कहीं उन्हें नहीं रोका गया, कहीं उनके रास्ते में रुकावट जो थी उन्होंने खुद ही हटा दी। लेकिन कोई ऐसी बड़ी रुकावट नहीं थी कि जिसको हटाना नामुमकिन होता। लेकिन पंजाब में तो वैसे लोग नहीं निकले और पंजाब में तहरीक इंसाफ की क़यादत लोगों को निकालने में वैसे ही नाकाम रही। यानी इतने लोग निकाल ही नहीं सकी, वरना जिस तरह इस्लामाबाद में देखा हमने लोगों को कि वो रात भर पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था रहे और उन्होंने डी चौक जाने की कोशिश की, कंटेनर भी हटा दिए। रेड जोन जाने के लिए या डी चौक जाने के लिए जितने कंटेनर थे उन्होंने बज़ौर ताकत हटा दिए और पुलिस को उन्होंने बैकफुट पे कर दिया। लाहौर में तो ख़ुद तहरीक इंसाफ के लोग ऐसे नज़र आए जैसे भेड़ बकरियां होते हैं। यानी तहरीक इंसाफ के शफकत महमूद साहब, उनके साथ 20 लोग, हमाद अज़हर के साथ को 50-60 लोग, यास्मीन राशिद वो भी गाड़ी में 4-5 औरतें, और मुराद रास वो भी 5-10 लोग, बाकी लोग तो नज़र ही नहीं आए। और फवाद चौधरी साहब जेलम के पुल पे खड़े होकर सेल्फी बना रहे हैं 70-80 लोगों के साथ कि हमारे काफ़िले को रोक लिया गया, शेलिंग हो रही है। तो ये सूरत हाल थी। तो पंजाब में तो बिल्कुल आउटराइट रिजेक्ट हो गया, लोग इतने नहीं निकले। और पंजाब में वैसे भी पुलिस ने बड़ा जुल्म किया और बड़ी फैंटी लगाई बेचारों को, मासूम लोगों को। तहरीक इंसाफ के लोग जो कि पंजाब लाहौर वैसे यूथियों का नहीं है, तहरीक इंसाफ का नहीं है, यहाँ पे नून लीग का वोट बैंक ज़्यादा है। शायद यही वजह थी कि इनका ख्याल था कि यहाँ से निकल जाए तो फिर आगे जाके रास्ते जो लोग मिल जाएंगे तो काम बन जाएगा। तो कोशिश की, मुरीद के तक गुजरांवाले तक गए, लेकिन बात बनी नहीं। गिरफ्तारियों के हवाले से पुलिस ने ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन छोटे मोटे 2-4 लोगों को गिरफ्तार किया। और ये बात है कि पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह तहरीक इंसाफ और पुलिस आमने सामने थी, उसमें कोई बड़ा तसादम नहीं हुआ, कोई बड़ी यानी कोई ऐसी खुदा ना खास्ता कैजुअलिटी नहीं हुई जिसके ऊपर कहा जाए कि जी ये खूनी तसादम था। हुकूमत ये खदशा ज़ाहिर कर रही थी कि ऐसा हो जाएगा और बड़ा यानी मुसल्ला लोग हैं, हुकूमत ने असला भी पकड़ लिया। शायद यही वजह थी कि फिर बाद में कुछ झगड़ा नहीं हुआ और खैबर पख्तूनख्वा के वालों के रास्ते में रुकावट ही कोई नहीं थी। जो लोग वहाँ से आ रहे थे तो झगड़ा कहाँ होना था। तो फायरिंग के वाक़यात से यानी वो नहीं हुए, कोई दुका कहीं रिपोर्ट हुआ लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। 2 लोग कंटेनर हटाते हुए दरिया अटक के पुल से गिरे और उनकी मौत वाक़या हो गई। ये एक अफसोसनाक वाक़या था, तो उनकी मौत हुई। इसके अलावा पुलिस और रेंजर के जवान इस्लामाबाद में जो कि रोकने की कोशिश कर रहे थे तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, उनके ऊपर जो पथराव हुआ उसमें कुछ 70 लोग ज़ख्मी हुए। और तहरीक इंसाफ के दर्जनों लोग जिनको लाठियाँ लगी, जिनके सर फटे, खुन्ने खुले, लाठी गोली तो नहीं है लेकिन लाठी डंडा मुक्के जो पुलिस कर सकती थी वो उन्होंने किया, जिससे किसी की जान ना जाए लेकिन चोटें लगे। बल्टी लाहौर में मुजाहरा हुआ, नुमाइश चौरंगी पे मुजाहरा हुआ, यहाँ भी शेलिंग हुई रात को और गाड़ियाँ जलाई गई। डी चौक में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी जलाई गई। कराची में कैदियों की वेन जला दी गई। इस्लामाबाद में दरख्त जला दिए गए और मेट्रो स्टेशन जला दिया गया। तो कुछ वाक़यात ऐसे हुए जिसमें अमलाक जलाई गई हैं। पुलिस ने भी तहरीक इंसाफ के लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी, उनके शीशे तोड़े, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया।
तो ये यानी इस तरह की सूरत हाल थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कि कहीं कहीं कोई इस तरह का वाक़या नज़र आ रहा था जिसमें इक्का दुक्का को काबू आता था, उसके ऊपर पुलिस टूट पड़ती थी। यास्मीन राशिद खातून, उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, जो कि पंजाब में हेल्थ मिनिस्टर रही हैं और ख़ासी ज़ईफ़ खातून है। उनके साथ ज़्यादती हुई, उनकी गाड़ी के ऊपर डंडे बरसाए गए, फिर उन्होंने गाड़ी भगा दी और फिर पुलिस वाला उनके नीचे आते आते बच गया। तो एक वाक़या ये लाहौर में नाखुशगवार था। और फिर जो इस्लामाबाद में शेलिंग डी चौक में हुई, जिसमें कुछ MPAs MNAs तहरीक इंसाफ की वो इफ़ेक्टेड हुई, जरताज गुल, मुलाइका बुखारी या और ख़वातीन, एक उनकी MNA बेहोश भी हुई। तो इस तरह के वाक़यात भी हुए हैं ये। और ये जो ज़्यादा इसमें शिद्दत आई सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से पहले तो ये नज़र आ गया था कि कहानी ख़त्म हो गई है और कुछ ज़्यादा लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी सहूलतकारी कर, हम आपकी बात कर रहे हैं। जस्टिस इजाजुल हसन के एग्जैक्ट जुमले ये है PTI के वकील से कि हम आपके लिए बात कर रहे हैं और आपकी तरफ से बात कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद ये तासुर पैदा हुआ कि हुकूमत के हाथ में बांध दिए गए। उन्होंने कहा जी गिरफ्तार ना करो, किसी को रस्ते खोल दो, उनको ग्राउंड दे दे, जलसा दे दे, इस्लामाबाद दाखिले से ना रोका जाए। तो हुकूमत तो सारी एफर्ट कर ही इसलिए रही थी कि उनको इस्लामाबाद दाखिले से रोका जाए। अब वो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारहने वाला साहब हो गया कि जिसके लिए सारी मेहनत की थी वो मेहनत आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने उसको ज़ाया कर दिया या रोक दिया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो अपने पास बुला के उनको अहकामात जारी किए, वो अहकामात खान साहब के लिए सहूलतकारी है या फिर खान साहब इस ट्रैप में फंस गए हैं, यानी जिसमें वो अदालत के अहकामात नहीं मानेंगे तो फिर अदालत के ज़रिए उन्हें पनिश किया जाएगा। तो बहरहाल अभी तो खान साहब ज़ोर में है और ज़ोरावर हुए हैं और उनका ज़ोर चल रहा है और उनको रोक नहीं सकता। हुकूमत को खदशा था कि मुसल्लह अफराद हो सकते हैं इस मॉब में, इस हजूम में, तो वो खदशा दुरुस्त नहीं हुआ, वो तो खदशा दुरुस्त नहीं रहा। और पुलिस ने भी बड़ी समझदारी से काम लिया। पुलिस को हदायत दी थी कि यानी अगर पिटाई करनी है तो किसी को ऐसी चोट ना लगे जिससे किसी की जान जाए। और गोली वोली को यानी पुलिस को असला दिया ही नहीं गया था। और अगर तहरीक इंसाफ के लोग पुलिस के ऊपर अटैक कर देते, जो उन्होंने कई जगह पे किया भी, तो फिर उनके बचने के लिए और भागने के सिवा कोई चारा नहीं था। पुलिस के पास सिर्फ टीयर्स गैस थी जो वो अपने दिफा में बरसाते रहे। अब दिफा के अटैक के, लेकिन इसका असर बहुत बुरा पड़ा और इससे तहरीक इंसाफ के लोगों को तो यूँ लगा जैसे उनके लिए ये कोई बड़ा मार्का है, कोई जंग है, कोई उन्होंने कभी इस तरह की चीज़ देखी नहीं है। 2014 का जो धरना था, लॉन्ग मार्च था, वो तो बड़ा मीठा मीठा हप था, वो तो पार्टी वार्टी का जलसा था और उसमें इस किस्म सूरत हाल नहीं थी। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, तहरीक इंसाफ के लोग पहले से ज़्यादा एग्रेसिव हैं और ये कहा जाता है कि ये पार्टी शायद इस तरह की एजुटेशन के लिए, तहरीक के लिए तैयार नहीं, लेकिन वो नज़र आया कि इस पार्टी के अंदर भी एजिटेशन करने की ताकत और स्ट्रेंथ मौजूद है। इस्लामाबाद में ख़ासकर ये नज़र आई, पंजाब में नहीं नज़र आई। इस्लामाबाद में लोगों ने मुकाबला किया, वो उन्होंने डी चौक भी खाली कराया और फिर डी चौक के लिए राह भी हमवार की, लेकिन वहाँ उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो कहने वाले कहते तेरी अदालतों की शोहरतें बजा, लेकिन मेरा चमन उजड़ गया तेरे फैसलों के बाद। ये शेर इसलिए मैंने पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट को अब ये फैसला करना है और देखना है कि उनके फैसले के बाद क्या हुआ और उनके फैसले पे अमल क्यों नहीं हुआ, और जिन्होंने अमल नहीं किया फिर उनके लिए अदालत के पास क्या सज़ा है और क्या रास्ता है। हुकूमत ने तो कह दिया कि हम नहीं इलेक्शन की तारीख दे रहे, जाए ले ले जिससे लेना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था कि जाके मुज़ाकरात करें हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था कि हुकूमत और अपोजिशन के लोग बैठ के मुज़ाकरात करें, उसमें अपोजिशन ने जिस तरह यानी जो रवैया रखा, यानी वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार ही थे। तो बाबर अवान साहब ने जिस तरह अदालत में फ़ैसले के बाद खान साहब को इंटरप्रेट किया कि जी सारा फ़ैसला हमारे हक़ में है, और खान साहब ने फिर कह दिया कि जनाब के अदालत सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हमारे हक़ में आ गया। बिल्कुल उस तरह जैसे तारुल कादरी साहब ने वो जरदारी साहब के खिलाफ धरना देने के लिए इस्लामाबाद बैठे थे 3 दिन के लिए कंटेनर लगा के, तो उन्होंने वो जब सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया यूसुफ गिलानी को, तो उन्होंने कहा इनकलाब आ गया और आधा इनकलाब आ गया क्योंकि वज़ीर आज़म को सज़ा हो गई। तो इसी तरह खान साहब ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया तो हम कामयाब हो गए। अब खान साहब ने
बाबर अवान की बात समझने में कोई गलती कर दी, या बाबर अवान ने खान साहब को नहीं बताया, या फिर ऑलरेडी ये बात तय थी कि एनजी करना है? ये है क्वेश्चन मार्क के। अब क्योंकि खान साहब को उसके बाद तो पता चल गया होगा ना, अगर उस वक्त उन्हें नहीं पता चला कि बाबर अवान ने अदालत के फैसले के मुताबिक उनको सही बताया है कि आपने डी चौक नहीं जाना और आपने H9 में जलसा करना है, अगर उस वक्त उन्हें सुनाई नहीं दिया रश में, और बाद में तो उन्हें पता चल गया होगा, लोगों ने बता दिया कि खान साहब कितने जा रहे हो, अदालत ने तो ये फैसला दिया, लेकिन खान साहब ने कहा डी चौक जाना है। क्योंकि खान साहब ट्वीट भी कर रहे हैं, खिताब भी कर रहे हैं, तो वो सोशल मीडिया से इंटैक्ट है। तो अब ये लगता है कि उनको उनसे या हाथ हो गया है या फिर उनको पूरी तरह फैसिलिटेट किया गया है। ये दो ही बातें हो सकती, तीसरी बात तो कोई नहीं है। तो इसलिए हुकूमत ज़रा सुप्रीम कोर्ट को तनकीद का निशाना बनाने में अभी थोड़ा ले तो लाल से काम ले रही है। राना सलाउल्लाह ने कहा कि वो आज अदालत में जाएंगे और जाकर बताएंगे कि क्या हो रहा है और क्या हमने अब क्या करना है, यानी आगे कहानी की बिकनी है। लेकिन जो 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का बना, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क अपनी जगह पर है कि वो बेंच है, इसमें वो लोग शामिल हैं जिनके बारे में तासुर ये है कि वो उन्होंने हमेशा नवाज शरीफ फैमिली या नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए हैं, और उनका रुझान यानी वो उनकी लाडले को वो फेवर करते हैं, ये कह लें, इस तरह का तासुर है। तो अदालत को ये तासुर अब दूर करना है, वरना ये तासुर तो कायम रहेगा कि जो कुछ करा रही है वो फिर अब अदलिया करा रही है। फ़ौज तो इस मामले में अब नहीं है, फ़ौज को के साथ तो ना फ़ौज किसी को लिफ्ट करा रही है इन मामलात के अंदर, सियासी मामलात के अंदर। वो कहते हैं सियासतदान आपस में निपटे। तो अदालत सूरतकार बन के आ गई है कि हम आपको इलेक्शन की डेट लेके देते हैं या फिर ताड़ा गिची कुट देने हैं। तो ये सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी है कि इमरान खान साहब को जहाँ के लिए कहा गया था वहाँ वो नहीं गए। अब मज़े की बात बताएं कि जो पीटीआई के लोग जिन्होंने इस्तीफ़े दिए हुए थे, MNAs, वो रात भर पार्लियामेंट लॉजेस में मज़े करते रहे। वो खान साहब के साथ आए, वो कहते कि हमने इस्तीफ़े नहीं दिए। तो लोगों की बड़ी तादाद जो खान साहब की हमरकाब थी, जो पैदल चलते रहे बेचारे, वो तो मरते रहे, और वो यानी अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहे, या उनके आंखों में पट्टी बंधी हुई है। लेकिन जो क़यादती रहनुमा थी, उन्होंने बड़े आराम से ये जो फासला चंद घंटों में तय हो सकता है वो कई घंटों में तय किया। बैठे ना बैठे, वादा पूरा करें ना करें, तो बड़ी होशियारी चलाकी से काम ले रहे खान साहब। यानी डी चौक वाली उन्होंने अपनी बात भी मनवा ली और उन्होंने कोई वायलेशन भी नहीं की, क्योंकि वो कौन सा वहाँ बैठ रहे हैं, वो तो कहेंगे जी मुझे मैं तो वैसे ही चक्कर ला के आ गया, कहते बड़ा पार्टी चक्कर ला के आया था। तो देखते हैं कि खान साहब अगर डी चौक बैठते हैं, रेड जोन में घुसते हैं, या फिर वो माफ़ी तलाफ़ी करके पतली गली से निकलते हैं और अपना सेफ एग्जिट उसको पूरा करते हैं, या फिर अदालत उन्हें इस बात पर सज़ा देती है। क्योंकि हुकूमत अब इसमें से निकल गई है। हुकूमत ने इस मामले को बड़ी यानी जिस तरह उन्होंने यानी बता दिया उन्होंने कि अगर खान साहब को रोकना तो मुश्किल काम कोई नहीं है। अगर लोग उनको सिस्टम के अंदर से सपोर्ट ना करें तो फिर रोका जा सकता है। लेकिन जो मैंने कहा था कल अपने प्रोग्राम में कि उनको तकलीफ़ दे अमल गुजारने के बाद इजाज़त दे दी जाएगी और धरना भी करने दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब ने ये कहा हुआ कि उनको धरने पे बिठाओ ताकि इनको पता लगे, और खान साहब जो है वो धरने पे बैठने को तैयार नहीं है। उनको जो अच्छा फार्मूला मिला है वो ये कि वो डी चौक से घूम कर आए और अपने घर चले जाएं। सिंपल सी बात है। और ना वो इस मुशक्क़त में पड़ेंगे ना किसी और पड़ेंगे। उन्होंने जो इम्प्रेशन देना था, जो उन्होंने अपना काम करना था वो कर दिया, और उन्होंने काम कर दिया कि अगर चारों सूबों से लोग निकल आते तो फिर उनका बड़ा ह्यूज क्राउड होता है। लेकिन उन्हें पता चल गया वो किन्ने पानी चिन्ने। अब उन्हें कई महीने और मेहनत करना पड़ेगी, और उन्हें पंजाब हुकूमत के गिरने का इंतज़ार करना चाहिए था। अगर जिस तरह उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बचाए रखी, अगर पंजाब में भी उनकी हुकूमत रहती तो फिर उनका कोई नज़ारा ही कुछ और होता है। लेकिन पंजाब में उनकी हुकूमत जाने से उनको नुकसान हुआ है कि यहाँ से उनको वो फैसिलिटी नहीं मिली और ऐसे वजह बच गया। तो बाकी की खबरें कुछ और भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं। IMF से अच्छी खबर नहीं है। IMF ने ये कहा है कि जब तक पाकिस्तान बिजली और पेट्रोल पर सब्सिडी ख़त्म नहीं करता वो $1 अरब की किस्त नहीं दे सकते, ना ही इस प्रोग्राम को आगे चला सकते हैं। यानी जो पाकिस्तान ने उनसे दरख्वास्त की हुई कि इसमें इजाफा किया जाए, जो उनका पैकेज है $6 अरब की बजाय उसको $8 अरब कर दिया जाए, तो उन्होंने
IMF ने ये लामिया जारी किया कि जनाब पहले पैसे बढ़ाओ और उसके बाद कोई बात होगी। यानी पैसे बढ़ाओ से मुराद ये कि सब्सिडी ख़त्म करें तेल और बिजली पे। ये वो सख्त फैसला जो हुकूमत नहीं लेना चाहती। तो अब मुफ्ता इस्माइल साहब वापस आ रहे हैं और आके वो वज़ीर-ए-आज़म से बात करेंगे, मुज़ाकरात जारी रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुज़ाकरात में होल्ड आ गया और ये अगले हफ्ते से दोबारा शुरू होंगे अगर हुकूमत इस बात पर राज़ी होगी कि हाँ वो कीमतें बढ़ाने जा रही है। अब उस पर अगर हुकूमत ने खासा दबाव डालकर इलेक्शन लेने में कामयाब हो गए तो फिर हुकूमत नहीं बढ़ाएगी, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ नहीं है जो हुकूमत इस वक्त मोड में है उसके मुताबिक तो वो भी इक़्तिदार में रहेंगे, तो फिर इस अब की बार उन्हें मेरा ख्याल है कि इस कड़वा घूंट भरना पड़ेगा और वज़ीर-ए-आज़म से वो मशवरा करने के लिए आ रहे हैं। मुफ्ता इस्माइल साहब के हुणकी करना है, वो तो नहीं मान रहे। तो IMF से ख़बर ये है और दूसरी ख़बर ये है कि पंजाब में जो PTI के 20 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया था MPs को, उनके री इलेक्शन के लिए उन्होंने यानी इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन कर दिया कि जनाब ज़िमनी इलेक्शन कराएं और 25-20 सीटों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन के लिए डेट दे दी गई है कि जुलाई में ये इलेक्शन होंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस देखते हैं कि अदालत खासा अदालत पे हावी होते हैं। मैच बड़ा दिलचस्प है क्योंकि इसमें किसी न किसी ने एक्सपोज होना है।